हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। टेक्नोलॉजी ऑफ कट एंड लूज फ्लावर में हम लोग चाइना एस्टर की क्रॉप को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में चाइना एस्टर का जनरल इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज ये तीसरा लेक्चर उसी सीरीज़ में है, जिसमें हम लोग चाइना कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसकी कल्टीवेशन किया जाता है, किस तरह से इसको ग्रो किया जाता है, इसका मैनेजमेंट करते हैं और कैसे इसकी फ्लावरिंग और सारी चीज़ों को हम लोग मीन्स कैसे इसको कम्प्लीटली हम सक्सेसफुली इसका कमर्शियल लेवल पर कल्टीवेशन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। चाइना एस्टर बहुत ही सिंपल मेथड है इसके कल्टीवेशन का, बहुत ही टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है चाइना एस्टर कल्टीवेशन के लिए। ये सिंपल एक विंटर सीजन फ्लावरिंग क्रॉप है और सीड से इसको नॉर्मली हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। तो चलिए डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं लेक्चर 11 पार्ट 3 में कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी को। सबसे पहले हम लोग इसकी क्लाइमेटिक और सॉइल कंडीशन को देखते हैं कि किस तरह की क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है चाइना एस्टर को। इससे पहले के जो 2 वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने चाइना एस्टर का डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा कि ये किस तरह की कट फ्लावर क्रॉप है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है। और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने चाइना एस्टर की जो है क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चाइना एस्टर को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट हाइट को लेकर के। टॉल, मीडियम, डॉर्फ में हम लोगों ने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा करके फिर से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आप आज के वीडियो में कल्टीवेशन प्रैक्टिस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसमें पहले हम लोग इसकी जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशन। चाइना एस्टर इज़ नॉर्मली ए विंटर सीजन फ्लावरिंग एनुअल। ये एक एनुअल क्रॉप है, ये जान लीजिए। ये पेरेनियल नेचर की नहीं है, एनुअल नेचर की है और विंटर सीजन फ्लावरिंग है, यानी इसकी जो ग्रोइंग कंडीशन है उसको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये विंटर सीजन में जो है फ्लावरिंग इसमें होती है, इसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और फ्लावरिंग। द डे टेम्परेचर ऑफ 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ फेवरेबल टू डेवलप लार्ज साइज फ्लावर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो दिन का तापमान है विंटर्स में, मतलब वो 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड आइडियल होता है, जिससे प्लांट जो फ्लावर का जो साइज़ है वो लार्ज साइज़ का फ्लावर हो, है ना। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए इतना चाहिए, डे टेम्परेचर। और कलर डेवलपमेंट के लिए द कलर इज़ वेल डेवलप्ड इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग डे एंड 15 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग नाइट विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60%। यानी फ्लावर का जो कलर है उस वो ब्राइट कलर और इन्हांस्ड डीप कलर डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर रेंज होना चाहिए ड्यूरिंग फ्लावरिंग डे टाइम में, वो 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड वो आइडियल है। और नाइट का टेम्परेचर 15 to 17 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग नाइट। साथ ही साथ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो वो 50 to 60%। तो वैसे भी जब फ्लावरिंग पीरियड स्टार्ट होने लगता है चाइना एस्टर में, तो टेम्परेचर धीरे धीरे से रेस करता है। जब जो है रेस करने लगता है, इसकी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है इसी टेम्परेचर रेंज के दौरान 20 to 30, यानी 15 डिग्री ऐसे अबव टेम्परेचर होने लगता है, तब पौधा भी फ्लावरिंग स्टेज में वो एंटर कर जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद। तो इस टेम्परेचर रेंज में फ्लावर का कलर डेवलपमेंट और फ्लावर का जो साइज डेवलपमेंट है वो 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रॉपर होता है, मीन्स लो टेम्परेचर में ओवरऑल फ्लावरिंग के लिए चाहिए। इट नीड्स सफिशेंट सनलाइट फॉर बोथ बेटर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। सनलाइट यानी ये प्रॉपर सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए। अगर जो है सनलाइट प्रॉपर नहीं है या डिफ्यूज़ लाइट जो है आ रही है, तो वो भी इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को निगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसलिए जहाँ पर भी आप इसके पौधे को प्लांट करें वहाँ पर प्रॉपर सनलाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। रेनफॉल की अगर बात करें तो इसे लिमिटेड रेनफॉल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं। 500 to 700 मिलीमीटर की जो रेनफॉल है वो चाहिए। जून टू सितंबर तक रिक्वायरमेंट होती है ना। और अगर रेनफॉल नहीं है तो इरिगेशन के थ्रू भी हम वाटरिंग कर सकते हैं। हैवी एंड टॉरेंशियल रेन
causes fungal disease like leaf spot and wilt. हैवी एंड टॉरेंशियल रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा बारिश, टॉरेंशियल मतलब मूसलाधार जो बारिश को हम कहते हैं टॉरेंशियल रेनफॉल। तो ऐसी रेनफॉल इसके लिए हार्मफुल है क्योंकि ऐसी रेनफॉल में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और ऐसे में फंगल जो पैथोजन हैं उनकी ग्रोथ के चांसेस, डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पौधे के फंगल अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि लीफ स्पॉट या विल्ट जो डिजीज़ है, ये फंगल ओरिजिनेटेड डिजीज़ है जो कि हाई रेनफॉल या टॉरेंशियल रेनफॉल कंडीशन में चाइना एस्टर को अफेक्ट करती है। तो ये इसकी जनरल क्लाइमेटिक कंडीशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी सॉइल कंडीशन की जो रिक्वायरमेंट है। ये उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं ग्रोइंग सीजन अलग अलग एरिया में चाइना एस्टर का जो ग्रोइंग सीजन है। वैसे भी देखिए चाइना एस्टर जो ग्रो किया जाता है वो अभी इंडिया में हर जगह पर नहीं, सबसे ज़्यादा इसका जो कल्टीवेशन होता है वो बेंगलुरु एरिया में ही इसका कल्टीवेशन अभी किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर इसका कमर्शियल लेवल पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है चाइना एस्टर का। सिर्फ बेंगलुरु में कुछ एक पैचेस में जो है इसका कल्टीवेशन हो रहा है। ठीक है, तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटका स्टेट में आता है, वहाँ पर इसका जो ग्रोइंग सीज़न है वो थ्रू आउट द ईयर है, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हम इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं वेरी इजली, क्योंकि समर्स में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज नहीं करता है। ट्रॉपिकल रीजन है बेंगलुरु, तो इसलिए समर्स में भी इसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट पॉसिबल है। पुणे महाराष्ट्र रीजन में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसका ग्रोइंग सीज़न जो है वो प्रिवेल करता है। वेस्ट बंगाल में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम इसको ग्रो करना शुरू करते हैं और दिल्ली लाइक प्लेसेस में अगस्त, सितंबर में स्टार्ट करते हैं। तो ये अलग अलग जो है प्लेस के अकॉर्डिंग ग्रोइंग सीजन है। मीन्स ओवरऑल ग्रोइंग सीजन डिपेंड्स ऑन दी जो है टेम्परेचर जो प्रिवेल कर रहा है एक पर्टिकुलर रीजन में। जैसे हमने भी बताया कि इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो अबव 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और उससे भी लो टेम्परेचर पे प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट होता है फ्लावर का साइज़ का और कलर का। तो एक तरह से लो टेम्परेचर जो कंडीशन है जब वो प्रिवेल करने लगे तो वो बेस्ट टाइम माना जाता है इसकी ग्रोइंग के लिए। सॉइल कंडीशन की अगर बात की जाए तो चाइना एस्टर प्रिफर्स टू ग्रो इन एन ओपन सनी लोकेशन। मीन्स जो जहाँ पर आप एक सनी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर आप इसको ग्रो करने जा रहे हैं, और जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो क्लेई नेचर की नहीं होनी चाहिए। मीन्स वो वाटर लॉक कंडीशन नहीं होनी चाहिए सॉइल की कि थोड़ी सी भी बारिश और जल भराव हो जाए, क्योंकि वाटर लॉक कंडीशन में क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाती है। क्रॉप जो है ससेप्टेबल है वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए, वाटर लॉगिंग को टॉलरेट नहीं कर सकती। इसलिए मिट्टी जो होनी चाहिए वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, एरेटेड होनी चाहिए, है ना। तो रेड लोमी सॉइल इसके लिए बेस्ट मानी गई है। और मिट्टी का जो पीएच है वो होना चाहिए 6.8 to 7.5, मीन्स अराउंड न्यूट्रल, स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल के अराउंड इसका पीएच बेस्ट होता है। हैवी सॉइल विद हाई कैल्शियम कंटेंट आर नॉट सुटेबल। ये मैंने पहले ही बताया कि हैवी सॉइल या क्लेई सॉइल में वाटर लॉगिंग कंडीशन पाई जाती है। कैल्शियम कंटेंट अगर सॉइल में ज़्यादा है तो वो सॉइल इसकी कल्टीवेशन के लिए बेहतर नहीं है। अगर ऐसी सॉइल ही है आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आप पहले सॉइल को रिक्लेम करिए, उसका टेक्सचर इम्प्रूव करिए, उसमें सैंड और ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके, ताकि प्रॉपर एरेशन उसमें डेवलप हो जाए, वाटर लॉगिंग कंडीशन न रहे और कैल्शियम कंटेंट किसी तरह का हार्ड पैन ना हो। ये सारी चीज़ें जो है अगर सॉइल के टेक्सचर को हम पहले इम्प्रूव कर लें तब हम इसमें चाइना एस्टर का कल्टीवेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोपोगेशन की कि इसको प्रोपोगेट कैसे किया जाता है। मीन्स चाइना एस्टर के पौधे हम कैसे तैयार करते हैं। चाइना एस्टर का पौधा तैयार करना बहुत ही आसान है। ये एक एनुअल क्रॉप है, तो जैसे दूसरे विंटर एनुअल्स आप प्रोपोगेट करते हैं, चाइना एस्टर को भी सिंपली आप वैसे ही प्रोपोगेट कर सकते हैं बीज के माध्यम से। इसके बीज की खासियत ये होती है कि इसमें किसी तरह की डॉर्मेंसी नहीं पाई जाती। आप फ्रेश फ्लावर से सीड एक्सट्रैक्ट करके आप उसकी नर्सरी कर देंगे और नर्सरी बड़ी ईजिली इसके सीड्स जो है जर्मिनेट हो जाते हैं और प्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो चाइना एस्टर को बीज के माध्यम से प्रोपोगेट किया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए आपको 625 to 750 ग्राम के अराउंड सीड की रिक्वायरमेंट होगी,
है ना। 625 से 750 ग्राम सीड की रिक्वायरमेंट होगी। सीड्स में कोई डॉर्मेंसी नहीं होती है, बहुत ईजिली जर्मिनेट कर जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर एक सामान्य तापमान पे 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सीड्स विल लूज वायबिलिटी एट फास्टर रेट। हाँ, ये है कि सीड की वायबिलिटी या जो जर्मिनेशन एबिलिटी है सीड की, वो ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हम सीड को प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं या ऑर्डिनरी हमने स्टोर कर रखा है लंबे समय तक के लिए, तो सीड की वायबिलिटी जो है वो लूज़ हो जाती है। मीन्स सीड ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं करता, यानी आप उसे उसकी नर्सरी करेंगे या उसे बोएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। तो इसके लिए बेहतर है कि फ्रेशली हार्वेस्टेड जो सीड है हमको उसी का इस्तेमाल करना चाहिए नर्सरी के लिए। Normally this seed germinate at temperature range of 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो ऑप्टिमम जर्मिनेशन जो टेम्परेचर है वो 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स इस रेंज में सीड जर्मिनेट करेगा। ये जो रेंज दी है 10 to 35, ये एक्सट्रीम कंडीशन में दिया हुआ है कि इस हद तक भी सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा, लेकिन जर्मिनेशन की जो स्पीड होगी वो बहुत स्लो होगी और परसेंटेज जो होगा वो भी वेरी करेगा। नर्सरी, अब इसकी नर्सरी कैसे करेंगे हम बीज को तो हम जान गए कि कितना बीज की रिक्वायरमेंट है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे बीज जर्मिनेट करेगा। अब हम बीज की नर्सरी कैसे करेंगे? तो नर्सरी करना बिल्कुल सामान्य सी बात है, जैसे हम दूसरे सीजनल फ्लावर क्रॉप्स की नर्सरी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी नर्सरी करेंगे। नर्सरी करने के लिए एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अगर व्यावसायिक स्तर पे चाइना एस्टर की खेती करने जा रहे हैं तो हम सारे के सारे बीज को इकट्ठे हम नर्सरी नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि लंबे समय तक मार्केट को में सप्लाई हम जो है सप्लाई करना चाहते हैं फ्लावर्स लंबे समय तक, तो हमें थोड़े थोड़े सीड को कुछ दिनों पर उसकी सोइंग करके नर्सरी करनी चाहिए, ताकि अलग अलग डेट पर सीडलिंग्स रेडी हों और अलग अलग डेट पर हम प्लांटिंग और ग्रोइंग करें, जिससे अलग अलग डेट पर या अलग अलग समय पर लंबे समय तक फ्लावरिंग हमें मिलती रहे और हम मार्केट को सप्लाई करते रहें। अगर आप एक ही टाइम पे, सपोज दैट कि आपके पास 5 हेक्टेयर लैंड है और आपने 5 हेक्टेयर लैंड के लिए जितनी भी सीड की रिक्वायरमेंट है उन सभी सीड की नर्सरी एक साथ आपने कर दी, एक साथ आपके पौधे तैयार हो जाएंगे और एक साथ आप प्लांटिंग भी करेंगे, तो होगा क्या कि फ्लावरिंग भी लगभग सभी में एक साथ होगी और ऐसे में मार्केट में गलत सिचुएशन आ जाएगी, है ना। हो सकता है कि उस समय डिमांड इतनी ना हो और आपके सारे के सारे फ्लावर्स एक साथ तैयार हो जाएंगे और आपको हो सकता है कि उसे कम दाम में ही आपको उसे सेल करना पड़े। तो इसलिए स्टैगर्ड प्लांटिंग प्रेफर की जाती है। स्टैगर्ड मतलब 10 या 15 दिन के इंटरवल को पर थोड़ा थोड़ा करके हम प्लांटिंग करते हैं, जिससे लंबे समय तक हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्लावरिंग जो है वो मिलती रहे। जैसे सपोज दैट कि 1 हेक्टेयर एरिया में हमने 1 हेक्टेयर में जितना सीड की रिक्वायरमेंट है उसकी नर्सरी हम 15 डेज़ पहले कर दें, फिर 1 हेक्टेयर के लिए या 1.5 हेक्टेयर के लिए 10 to 15 डेज़, फिर एक या 1.5 हेक्टेयर के लिए फिर 10 से 15 दिन बाद, यानी 3 to 4 टाइम्स में हम नर्सरी उसकी डाल सकते हैं, है ना। तो ये एक सिंपल, जब हम व्यावसायिक स्तर पे खेती करते हैं तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि हम लोगों ने क्राइजेंथेमम वगैरह में भी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था कि किस तरह से मार्केट को लंबे समय तक कैप्चर करने के लिए, मार्केट पे लंबे समय तक सप्लाई कंटिन्यू रखने के लिए हम प्लांटिंग एडजस्ट करते हैं। तो ये वही चीज़ है स्टैगर्ड प्लांटिंग, 10 से 15 दिन के इंटरवल पर। तो जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए सीड की जो नर्सरी करते हैं वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं, रेज्ड बेड पर करते हैं, है ना। जो सीड बेड होगा जिसका साइज़ होना चाहिए, लेंथ लगभग 120 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और बेड की जो नॉर्मल सतह है उससे लगभग जो बेड है हमारा नर्सरी का वो 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर उठा हुआ होना चाहिए, रेज्ड होना चाहिए। तो 120, 60 और 10 सेंटीमीटर के डायमेंशन का हमारा सीड बेड होगा। उसके ऊपर हम लोग फिर सीड को, और हाँ ये है कि जो रेज्ड बेड है उसकी सॉइल को उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिक्स करके हम बहुत ही लूज फ्रीएबल सॉइल उसकी प्रिपेयर कर लेंगे। हो सकेगा तो उसी से मैं फंजीसाइड भी सॉइल में अप्लाई कर दीजिए, जिससे किसी भी तरह की सॉइल रिलेटेड पैथोजन या सॉइल बॉर्न पैथोजन का अटैक के चांसेस ना रहें। फिर उसके बाद बीज को आप
जो है लाइन सोइंग करके उसमें सोइंग कर दीजिए। बहुत डेंस हमें सोइंग नहीं करनी है, अदरवाइज सीड जो है वो लैंकी हो जाएंगे। हमें थोड़ा दूरी पर वेरी थिनली हमें जो है सीड्स को जो है सोइंग करनी है। जो डिस्टेंस होगी सीड्स के बीच वो 10 to 12 सेंटीमीटर अपार्ट होगी। और फिर उसके बाद बीज को अच्छी तरह से मिट्टी और FYM से हम कवर कर देंगे। आफ्टर सोइंग द बेड्स शुड बी वाटर्ड जेंटली विथ रोज केन। सोइंग के बाद हल्का सा उसके ऊपर रोज केन से हम इरिगेट कर देंगे। बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं करना, इतना रखना है कि सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन रहे। अब सीड्स जब आपका सोइंग के बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फील्ड प्रिपरेशन, यानी ये जो सीड है वो जर्मिनेट करेगा। ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी होने से पहले ही आपको फील्ड आपकी प्रिपेयर हो जानी चाहिए, यानी मेन फील्ड जहाँ पर आपको ये पौधे लगाने हैं। तो फील्ड को तैयार करने का वही तरीका है जैसे आप अन्य दूसरी फसलों के लिए करते हैं। उसको पूरी तरह से थॉरली प्लफ कर लीजिए, है ना, बहुत अच्छे से लेवल कर लीजिए। साथ ही साथ प्रिपरेशन के दौरान ही 10 to 15 टन जो FYM है वो इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, जिससे प्रॉपर सॉइल में एरेशन और ड्रेनेज की मेंटेन रहे। जहाँ पर बहुत हाई रेनफॉल एरिया है वहाँ पर बेहतर हो कि आप जो है रेज्ड बेड क्यारियाँ बना करके या रिजेस पर आप जो है प्लांटिंग करें, जिससे कि किसी भी तरह के फंगल जैसे कि फ्यूसेरियम विल्ट के अटैक के चांसेस ना रहें। अगर जल भराव की स्थिति है, अगर आपको लगता है कि जहाँ पर आप खेती करने जा रहे हैं वहाँ पर पानी टिक सकता है या बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो ऊंची क्यारियाँ बनाइए। ऊंची क्यारियाँ मतलब रेक्टेंगुलर शेप की लंबी लंबी ऊंची क्यारियाँ, और उस पर प्लांटेशन करते हैं। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग सिंपल फ्लैट बेड में भी, जो फ्लैट क्यारियाँ होती हैं उसमें भी प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप फील्ड को प्रिपेयर कर लीजिए ये विद इन अ मंथ, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपने जो नर्सरी डाली है उसका उसमें जो पौधे हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब फील्ड प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रांसप्लांटिंग का, कि अब ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे। अब चाइना एस्टर के जो सीडलिंग्स हैं वो ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं जब जो सीडलिंग में 3 से 4 पत्ती जब आ जाए, तो समझ जाइए कि अब आपकी जो सीडलिंग है जो आपने बोई है नर्सरी में वो अब ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी है। ठीक है, बहुत अर्ली या लेट स्टेज में ट्रांसप्लांटिंग को अवॉइड करना चाहिए, है ना। बहुत अर्ली आप ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और बहुत लेट में भी आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ फ्लावरिंग और ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाती है। तो राइट स्टेज में ट्रांसप्लांटिंग करिए, यानी 30 to 45 डेज में आप पत्ती भी गिन करके कर सकते हैं जब 3 से 4 पत्ती का हो जाए, या 1 महीना कैलकुलेटिव वे में भी देख सकते हैं कि 1 महीने के बाद जो है सीडलिंग जो है ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है, यानी 30 से 45 दिन के बाद। सीडलिंग क्योंकि आप नर्सरी जहाँ करते हैं वो बहुत प्रोटेक्टेड एरिया होता है, तो मेन फील्ड में ले जाने से पहले बेहतर है कि सीडलिंग को थोड़ा सा सेमी शेड कंडीशन में रखकर हम उसे हार्ड कर लें, हार्डनिंग उसकी कर लें, फिर फाइनली हम फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग का जो टाइम है इट शुड बी प्रेफरेबली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, या तो शाम में करिए या एकदम सुबह करिए, ताकि बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट जस्ट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग पौधे को फेस ना करना पड़े। बेहतर होता है कि इवनिंग टाइम में ट्रांसप्लांटिंग करें, क्योंकि इससे पूरी रात जो है किसी तरह पूरी रात जो है पौधा बड़े ईजिली जो है अपने आप को सॉइल से जो है अटैचमेंट बना लेता है विदाउट एनी शॉक, है ना। तो मीन्स ट्रांसप्लांटिंग शॉक जो है वो कम होता है। आफ्टर प्लांटिंग द सॉइल अराउंड द सीडलिंग इज टू बी फर्म्ड एंड वाटर्ड थॉरली। प्लांटिंग के बाद भी जो सीडलिंग्स है उसको प्लांट करने के बाद हम मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे और फिर इरिगेट कर देंगे हर प्लांट को। इरिगेशन बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी पौधे की जो जड़ है और सॉइल के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में किसी तरह का एयर स्पेस ना रहे, इसलिए हम अच्छे से मिट्टी दबाते भी हैं और तुरंत हम इरिगेशन भी कर देते हैं, ताकि जो जड़ है, रूट हेयर्स हैं और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अटैचमेंट बना लें। स्पेसिंग जो हम रखेंगे ट्रांसप्लांटिंग के दौरान वो 30-30 की हम स्पेसिंग रखेंगे। ये ऑप्टिमम रिकमेंडेशन दी गई है 30x30 की, यानी 30 सेंटीमीटर रो टू रो और 30 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट की स्पेसिंग हम रखेंगे। ये देखिए, ये चाइना एस्टर की जो क्रॉप है कमर्शियल लेवल पर इसका जो कल्टीवेशन है वो इस तरह से देखिए किया गया है कि किस तरह से
फ्लैट क्यारियाँ हैं जिसमें लाइन से 30x30 की स्पेसिंग मेंटेन करते हुए ये क्रॉप को प्लांट किया गया। और देखिए कितनी सुंदर जो है फ्लावरिंग इसमें हो रही है। बहुत ही मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर है, बहुत ही ओपन फील्ड कंडीशन है, सनी लोकेशन है और इस तरह से इसमें प्लांटिंग की गई है। इसमें आप साथ साथ दे सकते हैं कि बीच में इसमें इंटरक्रॉपिंग भी की गई है, बीच बीच में दूसरी भी वेजिटेबल्स भी कोई क्रॉप ग्रो की गई है। तो आप इसे सोल क्रॉप की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, मीन्स सिर्फ चाइना एस्टर का भी कल्टीवेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देखेंगे कि इस तरह से आप फाइनली जब फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे तो इस तरह से आपकी क्रॉप जो है वो ग्रो होगी। और हाँ, हम क्योंकि स्टैगर्ड प्लांटिंग करते हैं तो जितनी सीडलिंग, जैसे सपोज दैट कि आपने जो है जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है रेगुलर सप्लाई मेंटेन करने के लिए, आपने 15 डेज़ पहले ट्रांसप्लांटिंग, फिर 15 डेज़ बाद फिर ट्रांसप्लांटिंग, 15 डेज़ बाद फिर ट्रांसप्लांटिंग, यानी 15 डे इंटरवल पर ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो क्या होगा कि सारे प्लांट एक साथ जो है वो फ्लावरिंग स्टेज में नहीं आएंगे। तो इससे आप मार्केट में कॉन्टिन्यूस सप्लाई फ्लावर की प्रोवाइड कर सकते हैं। अब फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट मीन्स ट्रांसप्लांटिंग के बाद फील्ड में किस तरह हमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करते जाना है रेगुलर। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट और यील्ड के लिए तो बहुत ज़रूरी है। तो मैन्योर जो FYM है वो तो हम फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही अप्लाई कर देते हैं, बाद में हमें नहीं अप्लाई करना होता है। फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी में ऐसा देखा गया है कि अगर नाइट्रोजन की कमी है चाइना एस्टर को तो पौधा ड्वार्फ ही रहेगा, हाइट उसकी नहीं बढ़ने पाती प्लांट की, पौधा जो है शॉर्ट हाइटेड रहता है और इसी तरह उसी की इफ़ेक्ट में फ्लावर भी की जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो करती। तो प्रॉपर नाइट्रोजन सप्लाई बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी कॉजेज डिलेड फ्लावरिंग, और फॉस्फोरस की अगर डिफिशिएंसी होगी तो फ्लावरिंग डिले भी हो जाएगी, इसलिए फॉस्फोरस भी सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड करना चाहिए। तो जो रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र डोज बताई गई है चाइना एस्टर के लिए वो 180, 120 और 160 kg NPK पर हेक्टेयर, ये रेशियो में आप फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे। NPK की बात हो रही है, ना कि सोर्स ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी 180 kg नाइट्रोजन, 120 kg फॉस्फोरस और 60 kg पोटाश आपकी सॉइल में होना चाहिए अवेलेबल फॉर्म में, जिसमें से 90 kg जो नाइट्रोजन है वो और फॉस्फोरस और पोटाश की फुल डोज हम फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही ऐड कर देते हैं, और नाइट्रोजन की जो बाकी बची डोज है 90 kg उसको हम ट्रांसप्लांटिंग के 40 दिन बाद फिर से अप्लाई करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही हाईली मोबाइल फर्टिलाइज़र होता है तो इसलिए हम इसको स्प्लिट डोजेज में अप्लाई करते हैं। इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिपेंड्स अपॉन द वेदर, मतलब मौसम पर डिपेंड करता है, सॉइल की टाइप कैसी है, सीज़न कौन सा है, ये इन सारी बातों पे इरिगेशन डिपेंड करता है। मीन्स बहुत ही ज़्यादा जो है ड्राई पीरियड है तो हम इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सॉइल अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट सॉइल है तो उसमें लंबे समय तक मॉइस्चर नहीं रह जाता, इसलिए तब भी हमें जल्दी इरिगेशन करना होगा। और सीज़न, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि इरिगेशन कब कब करना है। और चाइना एस्टर बहुत ही शैलो रूटेड क्रॉप होती है, मीन्स इसकी जड़ बहुत गहराई तक नहीं जाती है, तो इसलिए इसको कॉन्टीन्यूस सॉइल मॉइस्चर चाहिए एंटायर द पीरियड, इसलिए बहुत लाइट और फ्रीक्वेंट इरिगेशन इसके लिए सूटेबल होता है। 7 से 10 दिन के इंटरवल पर इरिगेशन, लाइट इरिगेशन करते रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें कि नंबर ऑफ फ्लावरिंग और प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए हम एक प्रैक्टिस चाइना एस्टर में करते हैं, वो है पिंचिंग। पिंचिंग करने से क्या होता है कि जैसे आपने ट्रांसप्लांटिंग की तो ट्रांसप्लांटिंग करने के 1 महीने बाद जो मेन स्टेम है उसको ऊपर से थोड़ा सा पिंच कर दीजिए, तोड़ दीजिए, यानी रिमूव कर दीजिए, तो होगा क्या कि साइड ग्रोथ जो है वो एक्सीलरेट कर जाएगी, और जितनी ज़्यादा साइड ग्रोथ होगी उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लावरिंग भी होगी। तो ये पिंचिंग हम करते हैं फ्लावरिंग, नंबर ऑफ फ्लावरिंग को भी बढ़ाने के लिए। और अगर हम पिंचिंग का हमारा एक ये भी मकसद होता है कि सपोज दैट अभी मार्केट में आपका रेट नहीं मिल रहा है या अभी मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं है, डिमांड नहीं है फ्लावर की, और आपका पौधा फ्लावरिंग में आने ही वाला है, तो बेहतर है कि आप चाहेंगे कि फ्लावरिंग थोड़ा रुक करके आए या डिले हो करके आए, तो भी आप क्या करिए, मेन ब्रांच को, मेन स्टेम को पिंच कर दीजिए, तो इससे क्या होगा 8 से 12 दिन फ्लावरिंग जो है वो
डिले हो जाएगी। तो फ्लावरिंग टाइम को भी एडजस्ट करने के लिए हम पिंचिंग करते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर का भी बहुत रोल है जो है चाइना एस्टर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इन चाइना एस्टर द नंबर ऑफ फ्लावर पर प्लांट एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग वेर इंक्रीज्ड बाय स्प्रेइंग जिब्रेलिक एसिड एट 200 to 300 ppm। ठीक है, यानी नंबर ऑफ फ्लावर अगर आपको पर प्लांट बढ़ाने हैं या फ्लावरिंग की ड्यूरेशन बढ़ानी, यानी लंबे समय तक फ्लावरिंग होती रहे पौधे में, तो जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाएगा 200 to 300 ppm का सोल्यूशन बना के पौधे पर। तो फ्लावर की संख्या बढ़ जाएगी और फ्लावरिंग का ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। और अगर फ्लावरिंग डिले करनी है, फ्लावरिंग को डिले करना है, तो मैलिक हेड्राजाइड जो कि एक ग्रोथ इनहिबिटर है, या इसे एंटी जिब्रेलिन भी बोलते हैं। मैलिक हेड्राजाइड जो है जिब्रेलिन का अपोजिट वर्क करता है। तो ये भी एक जो है केमिकल है जो कि ग्रोथ रेगुलेटर की तरह काम करता है। इसका भी फोलियर स्प्रे कर देने से फ्लावरिंग डिले हो जाती है। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग के लिए आपकी क्रॉप रेडी हो जाएगी 10 to 12 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, यानी आपने जिस दिन से ट्रांसप्लांट किया है उसके 10 से 12 हफ्ते बाद आपके पौधे में फ्लावर्स जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी 10 से 12 हफ्ते में प्लांट की भी ग्रोथ हो जाती है, फ्लावरिंग भी हो जाती है, यानी 10 से 12 हफ्ते बाद फ्लावर्स जो है हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, अब हार्वेस्टिंग आप किस तरह से करते हैं ये भी डिपेंड करता है कि फ्लावर की क्वालिटी कैसी रहेगी। चाइना एस्टर को हम दो तरह से यूज़ करते हैं, लूज़ फ्लावर की तरह भी यूज़ किया जाता है, कट फ्लावर की तरह भी यूज़ किया जाता है। अगर हम हार्वेस्टिंग लूज़ फ्लावर के लिए अगर हार्वेस्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ फ्लावर को हार्वेस्ट करेंगे, स्टेम उसकी साथ में हार्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें कट फ्लावर की तरह चाइना एस्टर को यूज़ करना है तो हम फ्लावर अलॉन्ग विद स्टेम हम हार्वेस्ट करते हैं। तो अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ईल्ड की अगर बात करें तो फ्लावर की जो ईल्ड है, चाइना एस्टर की ईल्ड, वो डिपेंड करती है प्लांटिंग सीजन पर, कल्चरल प्रैक्टिसेस पर, कौन सी वैरायटी आपने इस्तेमाल की है वो, यानी ईल्ड के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन एक ऑप्टिमम, अगर आपने प्रॉपर कल्टीवेशन प्रैक्टिस, प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं, है ना, तो विदाउट एनी जो है किसी तरह की सीवियरिटी या इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ का मतलब प्लांट में किसी तरह की इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ का भी अटैक नहीं हुआ है, तो एक ऑप्टिमम ईल्ड आपको देखने को मिलेगी फ्रेश फ्लावर की 20 से 22 टन पर हेक्टेयर रेनी सीजन में, और 15 से 17 टन पर हेक्टेयर विंटर में, और 10 to 12 टन पर हेक्टेयर समर्स में। तो अलग अलग सीज़न में इसका ये रेशियो देखा गया है ईल्ड का। ठीक है, तो ये जो है ऑल अबाउट है चाइना एस्टर की कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बारे में। बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, एक सिंपल एनुअल क्रॉप है, एनुअल कट फ्लावर क्रॉप है, इसका कल्टीवेशन बहुत इजी है। और अब धीरे धीरे चाइना एस्टर की डिमांड बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इसको बुके वगैरह में या डेकोरेशन पर्पस से इसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी इंडिया में हम इसका कल्टीवेशन सिर्फ बेंगलोर वाले रीजन में ही हम कर रहे हैं, सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, वो भी फ्यू पैचेस में। अभी बहुत वृहद या ब्रॉड स्केल पर इसका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ रही ही है इसकी डिमांड, स्पेशली जो डोमेस्टिक डिमांड तो नहीं लेकिन इंटरनेशनली ये डिमांडेड फ्लावर है, तो इसका कमर्शियल कल्टीवेशन को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उनके द्वारा, और जहाँ पर बहुत सारे किसान जो है इसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। तो ये आपका चाइना एस्टर की कल्टीवेशन प्रैक्टिस थी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ पर चाइना एस्टर आज कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैरीगोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।